हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। मैं गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी। आज आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस का कास्टिंग का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट। उससे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गेटिंग एलिमेंट। तो ये सब चीजें आज हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Little bit introduction about me. 6 year teaching experience for GATE ESC and PSU। मेरा एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 2013 में। मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में। मैं ESC रिटन क्वालिफाइड हूँ 14 and 15, क्वालिफाइड GATE 11, 12 and 13। फ्रेंड्स, इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और यहाँ पे आपको सभी तरीके की जानकारी मिलती है इस ऐप के थ्रू। कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सा टीचर लेने वाला है, क्या सब्जेक्ट चलेगा, ये सब जानकारी आप इस ऐप के थ्रू आपको मिलेगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। क्या एडवांटेज है इसके सब्सक्रिप्शन के, हम देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और आप एजुकेटर के साथ इंगेज हो सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट अपने पूछ सकते हो। तो ये सब यहाँ पे फैसिलिटी है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट रेगुलरली कंडक्ट होते हैं। आपके वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, मेगा टेस्ट होते हैं एंड क्विज़ेस होते हैं। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो रेगुलरली। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है और सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाया जाता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार इसको सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, किसी की भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, गेट एंड ESC सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस 27,000। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। और मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि गेट एंड ESC की तैयारी के लिए इतना टाइम लगता ही है। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ गेटिंग एलिमेंट एंड डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेगुलरली ES गेट या सिविल सर्विसेज मेंस की मैं बात करूं, SSC JEE की बात करूं, सब में ये टॉपिक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कास्टिंग का। तो कास्टिंग सीरीज में मैं पहले ही पैटर्न अलाउंसेस, पैटर्न टाइप, मोल्ड मटेरियल, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है फंक्शन ऑफ गेटिंग एलिमेंट एंड डिजाइन का। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि पहला गेटिंग एलिमेंट का डायग्राम देखते हैं। गेटिंग सिस्टम क्या होता है? गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम के जो पार्ट्स हैं ये देखिए आप। पोरिंग बेसिन, ट्रेनर, स्क्रू। हम इसके बारे में काफी चीजों के बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं, स्क्रू के बारे में जान चुके हैं थोड़ा सा। स्क्रू वेल, स्प्लैश कोर, इना कॉन्ट्रैक्टर, रनर, स्किम बॉब, then gate or in-gate, we can also called in-gate, mold box, mold cavity and riser, these are the gating system। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो मटेरियल है, मोल्ड मटेरियल, सबसे पहले हम पोर करते हैं कहाँ पे? पोरिंग बेसिन में। किसकी हेल्प से? लैडल की हेल्प से, ये हम पहले देख चुके हैं। देन द मटेरियल गोज टू द स्ट्रेनर, ठीक है ना। तो पोरिन बेसिन का क्या फंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके चलते हैं हम साथ में ही। पोरिन बेसिन का बेसिक फंक्शन क्या है कि फ्लो को लेमिनार बनाए रखना, एक एप्रोप्रिएट वेलोसिटी से आपका जो मोल्टन मेटल है कहाँ एंटर कर सके? स्क्रू में, विदाउट एनी टर्बुलेंस। इसके बाद स्ट्रेनर क्या करता है? लाइटर इम्प्योरिटी को अलग कर देता है। किससे? मोल्टन मेटल जो कहाँ से आ रहा है? पोरिन बेसिन से, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, जब आपका मोल्टन मेटल कहाँ का है? स्क्रू काम क्या है? फ्लो को मेंटेन रखना और एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करना, एयर इंट्रैप ना हो पाए इसको इंश्योर करना। स्क्रू डिजाइन ऐसी होना चाहिए कि एयर कम से कम यहाँ पे इंट्रैप हो पाए, ठीक है ना। इसके बाद स्क्रू वेल, स्क्रू वेल क्या फंक्शन है? जो आपका मोल्टन मेटल आ रहा है स्क्रू से, उसको 90 डिग्री पे डाइवर्ट करना टुवर्ड द रनर विथ मिनिमम टर्बुलेंस, ठीक है ना। और वी कैन से टू मेंटेन अ लेमिनार फ्लो। देन स्प्लैश कोर, स्प्लैश कोर का क्या काम है? मटेरियल आएगा यहाँ स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी इसकी, तो क्या करेगा? टू अवॉइड सैंड इरोजन, मोल्ड इरोजन, यहाँ पे इरोजन को रोकना। इसके बाद बिना कॉन्ट्रैक्टर क्या काम है कि यहाँ से जो मेटल आया यहाँ कहीं वैक्यूम क्रिएट ना हो पाए, टू इंश्योर कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट ना हो पाए अलोंग द रनर लाइन। तो ये चीज किससे इंश्योर होती है? बिना कॉन्ट्रैक्टर से। ये क्या करता है? वैक्यूम
को नहीं होने देता, ठीक है ना। वैक्यूम अगर हो जाता है तो क्या, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस एयर विल इंसर्ट, या एयर क्या करेगी, इसके अंदर आ जाएगी, और दिस विल प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव कास्टिंग एंड रनर, ठीक है ना। इसके बाद स्किम बॉब ये इम्प्योरिटीज को अलग करता है, ठीक है ना, हैवी एंड लाइटर इम्प्योरिटीज। एंड इनगेट, ये वो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, जहां से आपका मोल्टन मेटल अंदर होता है, कहाँ पे, केवीटी के, या वो कास्टिंग जो हमको चाहिए डिजायर्ड से, ठीक है। ये मोल्ड केवीटी है। ये राइजर है। राइजर क्या फंक्शन होता है, जो सॉलिडिफिकेशंस होते हैं उसके कारण जो श्रिंकेज हुए तो मटेरियल को मेंटेन करना, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ हमेशा रहे, आपका जो श्रिंकेज उस कारण अगर जो मेटल है कम पड़ रहा है तो कहाँ से जाएगा, राइजर से, ठीक है ना। तो सॉलिडिफिकेशन और श्रिंकेज अलाउंस में जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो राइजर के थ्रू फुलफिल होती है, ठीक है। ये मोल्ड बॉक्स है पूरा गेटिंग सिस्टम इसके अंदर बंद रहता है, मोल्ड बॉक्स। तो ये बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करे, आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गेटिंग सिस्टम हम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा पर्पस क्या है कि गेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो हमारा मटेरियल है केवीटी को प्रॉपरली फिल्ड हो जाए, तो हमको कास्टिंग भी अच्छी मिले, पहली चीज। दूसरा, टू मेंटेन ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड ऑप्टिमम पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑप्टिमम फ्लो, जिससे कि वो क्या ऑप्टिमम वेलोसिटी होगी, कितनी आसानी से ये मेटल को यहाँ फुलफिल कर पा रहा है, और हमारी कास्टिंग कितनी अच्छी हम यहाँ से ले पा रहे हैं। सभी एलिमेंट में वेलोसिटी के फ्लो को, ऑप्टिमम वेलोसिटी मेंटेन रखना, टेम्परेचर मेंटेन रखना, ठीक है ना, और कम से कम इंक्लूजन होना चाहिए, कम से कम स्लैग्स आना चाहिए, कम से कम इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होना चाहिए मोल्टन मेटल में। तो आपका गेटिंग सिस्टम यार ऐसी होना चाहिए कि फ्लो स्मूथ रहे, इरोजन कम से कम हो, है ना, वेलोसिटी ऑप्टिमम रहे ना, ज्यादा हो, ज्यादा होगी तो इरोजन बढ़ेगा, कम होगी तो टेम्परेचर हाई चाहिए होगा हमको। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखते हो, क्या फंक्शन है हर एलिमेंट का, ये हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। Mold cavity must filled with clean metal in a controlled manner to ensure smooth, uniform, complete filling for casting to be free of discontinuities, solid inclusion and void। ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि मोल्ड केविटी मस्ट फिल्ड क्या करे, क्लीन मेटल को फिल्ड करे, किधर, केविटी में, कंट्रोल्ड मैनर में, स्मूथ यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन रखे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फ्लो आपका बहुत ज्यादा स्पीड है मोल्टन मेटल की, हो सकता है इट विल प्रोड्यूस इरोजन, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को इंश्योर करना, कैसी हमारा क्या शेप होना चाहिए पर्टिकुलर गेटिंग एलिमेंट्स का, जैसे स्क्रू का, गेट का, और इन सब रनर का, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मेजर एलिमेंट क्या है जो हम पढ़ने वाले आगे, पोरिंग टेम्परेचर या पोरिंग बेसिस, स्क्रू, स्क्रूवेल, रनर एंड इनगेट, है ना, इन द सीक्वेंस ऑफ फ्लो मेटल, मोल्टन मेटल फ्रॉम लेडल टू द मोल्ड गेट, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सभी चीजें। ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है गेटिंग सिस्टम के, तो इसमें डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट सच दैट लिक्विड मेटल कैन एंटर इनटू द केविटी within given time with optimum velocity without causing turbulence and splashing at the liquid metal and erosion। फ्रेंड्स, ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो लिक्विड मेटल है उसकी जो वेलोसिटी है उसको ऑप्टिमम रखें, इतनी रखें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और वो ऑप्टिमम वेलोसिटी और पोरिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए हमको वेलोसिटी रखना है, ठीक है ना, विदाउट कॉजिंग टर्बुलेंस। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो इरोजन होगा, इरोजन होगा तो हमको डिफेक्ट मिलेगी कास्टिंग में। ऑप्टिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, ये पोरिंग टाइम पे डिपेंड, पोरिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है ये भाई हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, और लिक्विड मेटल एंटर द केविटी विदाउट एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। जो कोर लिक्विड मेटल है किस तरीके से केविटी में जाना चाहिए, विदाउट एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, आपकी एयर ना घुल पाए मोल्टन मेटल में। कैसे, अच्छा थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसे ये पोरिंग बेसिन है, देन इट इज स्क्रू, ठीक है ना, मोल्टन मेटल आपने यहाँ पे पोर किया, तो अब ये कहाँ जाएगा, स्क्रू में, ठीक है ना। स्क्रू में जाएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी अगर इसका शेप ऐसा होता है तो क्या होगा कि यहाँ से वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती हुई आएगी, और एट दिस पॉइंट वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, है ना। जब वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए आएगी, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कांस्टेंट है तो क्या होगा
इट विल सेपरेट आउट फ्रॉम द वॉल, मतलब आपका क्या होगा, ये जो फ्लो होगा ऐसा होगा, कुछ ऐसा यहाँ से तो जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये फ्लो इस टाइप से होगा। द एंड एंड क्या होगा, ये वॉल के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आएगा, एक खाली स्पेस ऑफ वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है ना। ये वैक्यूम कारण क्या है, आउटसाइड एयर विल इंसर्ट इनटू द होल्ड केविटी, और ये क्या होगा, फाइनली मिक्स टू द मोल्टन मेटल। इसके कारण हमको क्या है, बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे किसमें, फाइनल कास्टिंग में। तो हमारा शेप ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ से बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है ना, तो साइज आपका घटते हुए आना चाहिए, ठीक। तो हमारा जो शेप होगा स्क्रू का, इट शुड बी टेपर्ड टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। और सिंपल भाषा में बोले हम, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट वो होता है कि एयर की कैपेसिटी टू डिसॉल्व एयर इन द मोल्टन मेटल, ये कम से कम एयर यहाँ पे डिसॉल्व होना चाहिए मोल्टन मेटल में, जिससे कि हमको डिफेक्ट फ्री कास्टिंग मिल सके। तो इस चीज का हमको इंश्योर करना है कि कोर लिक्विड मेटल में एयर ना घुल पाए। डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट टू इंक्रीज कास्टिंग यील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, कास्टिंग यील्ड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कास्टिंग यील्ड क्या होता है, मास ऑफ कास्टिंग टू द टोटल मास ऑफ मोल्टन मेटल, मतलब मास ऑफ कास्टिंग जो मोल्टन मेटल डाला है, किसके लिए हमने डाला है, कास्टिंग फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, टू द टोटल मास ऑफ कास्टिंग, इसके बाद कुछ मोल्टन मेटल आपका कहां बच जाएगा, गेटिंग एलिमेंट्स में। तो ये मिनिमम, जितना मिनिमम होगा उतना आपकी कास्टिंग यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारी गेटिंग सिस्टम डिजाइन ऐसी होना चाहिए कि मिनिमम मटेरियल आपका बचे किसमें, गेटिंग सिस्टम्स में, जैसे स्क्रू में, राइजर में, रनर में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कहाँ चला जाए, केविटी में। तो इस चीज को इंश्योर करना है। जो मटेरियल वेस्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कास्टिंग विल बी कॉस्टली, ठीक है ना। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है ना। हायर द कास्टिंग yield, हायर इज द इकोनॉमिक्स ऑफ फाउंड्री, जो मैंने बताया, कॉस्ट विल इंक्रीज। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेट एक्सटेंट द कास्टिंग मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेम, बिल्कुल सही बात है। ये डिपेंड करता है किस पे, कास्टिंग मटेरियल, मटेरियल क्या है आपका, ठीक है ना, फेरस है, नॉन फेरस है, ठीक है ना। और ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप, अगर आपका शेप में ऐसा है कि होलो प्रोजेक्शन है, या आपका शेप ऐसा है कि आपको प्रोजेक्शंस है, जैसे ये निकला हुआ है बाहर, ये निकला हुआ है, इस तरीके के शेप है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है शेप में, तो आपकी यील्ड क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। जितना शेप सिंपल होगा उतनी यील्ड ज्यादा होगी। Then generally those material which shrink heavily have lower casting yield, जिनकी श्रिंकेज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा श्रिंक करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम एलॉय है ना, ये सब बहुत ज्यादा श्रिंक करते हैं। तो क्या होता है, इसकी जो यील्ड है, तो हमको ज्यादा श्रिंक ज्यादा करते हैं, तो हम मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा सप्लाई करते हैं इन ए गेटिंग सिस्टम, जिससे कि ये श्रिंकेज जो अलाउंस है, या श्रिंकेज कारण जो कमी आ रही है, वो बाकी के एलिमेंट से फुलफिल हो सके। तो जब भी श्रिंक बहुत ज्यादा होता है कोई भी मटेरियल, तो हम गेटिंग एलिमेंट इस तरीके से डिजाइन करते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल आपका बच जाता है, कास्टिंग यील्ड घट जाती है, ठीक है। For heavily reactive metal like aluminium, Mg and its alloy, due to turbulence of the liquid metal by absorbing atmosphere gases, ये रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये फुल हो जाए, तो वेलोसिटी थोड़ा सा हल्का ज्यादा रखते हैं, ऑप्टिमम वेलोसिटी। और एक चीज और है, ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द लिक्विड मेटल बाय अब्सॉर्बिंग एटमॉस्फेयर गैस, टर्बुलेंस के कारण क्या है, आपका एयर इंट्रैप हो जाती है किसमें, मोल्टन मेटल में, ठीक। दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और कभी कभार ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, ठीक है ना। एंड डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज हाई, ठीक है, ये हाई होती है, ये क्या करती है, सेटल डाउन इन द मोल्टन मेटल, नीचे की साइड जाकर सेटल हो जाती है इसमें मोल्टन मेटल, ठीक है ना। तो दे आर नोन एज ड्रॉस फॉर्मेशन, इस फिनोमेनन क्या बोलते हैं, ड्रॉस फॉर्मेशन एलॉय। जब आपका रिएक्टिव मेटल होगा फ्रेंड्स, देन इट विल प्रोड्यूस टर्बुलेंस इनसाइड द गेटिंग सिस्टम, और उसके कारण क्या है, जो मेटल है आपका रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्साइड से, ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बनेगी, और ये डेंसिटी हाई होती है, इट विल सेटल इन दी मोल्टन मेटल, इस फिनोमेनन क्या बोलते हैं, ड्रॉस फॉर्मेशन एलॉयज। इसके बाद और फंक्शन क्या हो सकते हैं, और फंक्शन क्या है इसका, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट, और हम क्या देख सकते हैं फंक्शन में, तो एक रिएक्टिव मेटल हमने देखा, ठीक है। इसके बाद फंक्शन, और भी इसके फंक्शन है, जैसे
एयर एस्पिरेशन हो गया। मेंटेन, जैसे देखते हैं, मेंटेन प्रॉपर थर्मल ग्रेडियंट, ये भी एक फंक्शन है किसका, गेटिंग एलिमेंट्स का, कि थर्मल ग्रेडियंट को मेंटेन रखे। मतलब कास्टिंग स्पूल विदाउट श्रिंकिंग केविटीज, इसका मतलब क्या है, कास्टिंग स्पूल विदाउट श्रिंकिंग केविटीज। और क्या फंक्शन है, गेटिंग, लास्ट, गेटिंग सिस्टम डिजाइन शुड बी इकोनॉमिकल। क्या होना चाहिए, शुड बी इकोनॉमिकल, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इकोनॉमिकल, शुड बी इकोनॉमिकल। तो ये ओवरऑल जो फंक्शंस थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे, वो हमने देखे कि क्या ऑब्जेक्टिव थे आपके गेटिंग एलिमेंट्स। फंक्शंस ऑफ गेटिंग एलिमेंट, इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं क्या फंक्शन है गेटिंग एलिमेंट्स के। पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन का क्या फंक्शन है, पोरिंग बेसिन क्या करता है, पोरिंग बेसिन यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये है, ये पोरिंग बेसिन, यहाँ पे मैंने मटेरियल को पोर किया, तो इसके क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन तो ये है कि ये स्मूथ फ्लो मेंटेन रखे किसका, मोल्टन मेटल का। और हम कह सकते हैं कि लेमिनार फ्लो से आपका मोल्टन मेटल कहाँ जाए, नेक्स्ट गेटिंग एलिमेंट में, जैसे स्क्रू में। यहाँ जो है इस तरीके से आपका फ्लो होना चाहिए कि इट शुड बी लेमिनार and laminarly flow into the screw and don't create turbulence, turbulence create ना करें। तो एक तो इसका ये मोटर मेटल को, यहाँ देखिए आप, परमेसिव पोरिंग का फेस है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पॉकेट, ठीक है ना, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर पॉकेट। इट इज प्लेस एट द टॉप ऑफ स्क्रू, जो कि हमें दिख रहा है, ये स्क्रू है, इसके टॉप पे प्लेस है, ठीक है ना। रिड्यूस टर्बुलेंस एंड सैंड इरोजन, ये टर्बुलेंस और सैंड इरोजन, इसका मेन फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, पोरिंग बेसिन का, to reduce turbulence और maintain laminar flow and sand erosion, तो रोके, ठीक है ना। इसके बाद जो आपको मोल्टन मेटल कहा जाता है स्ट्रेनर, ठीक है ना, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर क्या है, फिल्टर मेड अप ऑफ सेरेमिक वायर मेश प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ दिस, इसका काम क्या है, लाइटर एंड हेवियर स्लैग इम्प्योरिटीज को रोकना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, स्किम कोर, इसका क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो लाइटर होती है, लाइटर होंगी तो ये मोल्टर मेटल के ऊपर रहेंगी। जब आपका यहाँ से मोल्टर मेटल और इम्प्योरिटीज जाएगी, तो ये स्किम कोर क्या इंश्योर करता है कि कम से कम आपकी इम्प्योरिटीज कहाँ जाए, स्क्रू में जाए। तो ये रोकता है किसको, इम्प्योरिटीज को जाने से आगे वाली स्टेज में, कहां से, पोरिंग बेसिन से स्क्रू में। स्किम कोर का फंक्शन क्या हो गया कि ये लाइटर इम्प्योरिटीज को रोकता है, कहां जाने से, स्क्रू में जाने से, ठीक है ना। तो ये आपका स्किम कोर का फंक्शन हो गया ना, एक चीज है। दूसरा ये होना चाहिए, पोरिंग बेसिन जब भी वर्क करे, यहाँ मोल्टन मेटल होती है, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ द मोल्टन मेटल, ऐसा नहीं हो कि आधा खाली है या थोड़ा सा मटेरियल है, नहीं, इट्स ऑलवेज फुल ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर हो गया सिरेमिक वायर का बना होता है, ठीक है। स्क्रू, स्क्रू और डाउन स्क्रू यूजली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन लीड मोल्टन मेटल फ्रॉम पावर इंडस्ट्री टू द स्क्रू वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। स्क्रू जो है, स्क्रू क्या फंक्शन है, जो भी मोल्टन मेटल यहाँ से आया, कहाँ से, स्ट्रेनर से या बोरिंग बेसिन से, उसको कहाँ तक पहुंचाना, स्क्रू वेल तक पहुंचाना, विथ मिनिमम टर्बुलेंस एंड विथ मिनिमम इरोजन। ये टेपर्ड क्यों बनाया हमने, क्योंकि टेपर्ड बनाएंगे तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कम होगा, तो कम से कम एयर डिसॉल्व होगी। तो हमारा पर्पज यहाँ पे क्या है, टेपर बनाना, क्यों, क्योंकि एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करना, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी आप इंक्रीज होते हुए आती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते हुए आएगा, देन फ्लो विल मेंटेन, और आपका सेपरेशन नहीं होगा, टर्बुलेंस कम होगा, लेमिनार फ्लो मेंटेन रहेगा, जिससे कि आपका डिफेक्ट कम होंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं हम इसको। इट अरेस्ट the free fall of molten metal through the screw and turn it by right angle to the run। आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे स्क्रू है, स्क्रू के बाद स्क्रू वेल, ठीक है ना, या स्प्लैश कोर रहता है, इसके बाद आपका ये रनर रहता है। तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि यहाँ से जो मटेरियल है उसको राइट एंगल पे विथ मिनिमम टर्बुलेंस भेजना along the रनर, ठीक है ना। द मेजर रेस्ट्रिक्शन टू फ्लो इन गेटिंग अकर इन द स्क्रू, ठीक है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होते हैं
वेलोसिटी बहुत होती है, बढ़ती हुई आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती हुई आई मोल्टन मेटल की, तो ये इसके वॉल से हमेशा स्ट्राइक करेगा मोल्टन मेटल, तो इरोजन होने के चांस यहाँ ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। Early establishment of the proper flow characteristic and of reduce the rate of flow of molten metal entering the mold cavity from the gates, ठीक है ना। मोल्टन रेट ऑफ फ्लो को मेंटेन रखना, ठीक है ना। इसके बाद डिजाइन टू मिनिमाइज टर्बुलेंट एंड एयर एस्पिरेशन हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अगर सेप ऐसा होगा टेपर्ड तो आपका मोल्टन मेटल इसकी वॉल से चिपक के आएगा, तो हमारा वैक्यूम होने के चांसेस कम होंगे, एयर एस्पिरेशन के चांसेस कम होंगे। अगर इसका शेप ऐसा होगा तो इट विल सेपरेटेड आउट एट सम पॉइंट एंड देयर इज अ वैक्यूम और एयर विल अट्रैक्ट इन द मोल्टन मेटल, ठीक है ना। साइज इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। स्क्रू वेल, इसका क्या फंक्शन है, चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज करता है किसके, मोल्टन मेटल बाय राइट एंगल एंड सेंड इट टू द रनर। स्प्लैश कोर का क्या है, सिरेमिक कप रहता है प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रू टू रिड्यूस सैंड इरोजन कॉज्ड ड्यू टू टर्बुलेंस एंड इट ऑल्सो कलेक्ट हैवियर इंप्योरिटीज। ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक कप होता है जो बॉटम पे प्लेस रहता है, इसका काम क्या रहता है, जो आपका स्क्रू से जो मटेरियल आया उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहती है, जब इससे टकराता है तो अवॉइड सैंड इरोजन, ठीक है ना, ड्यू टू टर्बुलेंस। तो यहाँ पे टर्बुलेंस को ये रिड्यूस कर देता है और एक स्मूथ फ्लो में ये आगे मटेरियल को पास करता है अलोंग द रनर, ठीक है ना। और हेवियर इंप्योरिटीज को कलेक्ट भी करता है, क्योंकि जो हेवियर इंप्योरिटीज रहती है वो आपको क्या है, सेटल डाउन हो जाती है नीचे की साइड, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है इनवर्ड, इस तरीके से होता है, ऐसा ऐसा इस तरीके से, ये देन रनर। तो जो हेवियर इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे आके सेटल हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रनर, रनर का क्या फंक्शन है, जो आपका मोल्टन मेटल कहाँ से आया, स्क्रूज से, उसको कहाँ तक पहुंचाना, गेट तक, ठीक है। तो मेन फंक्शन है स्लो डाउन द मोल्टन मेटल at which speed of during its free fall through the screw and take it to all the ingates, है ना, सभी को ingates तक ले जाना। तो मोल्टन मेटल को ingates तक ले जाना, वेलोसिटी को ऑप्टिमम रखना जिससे कि आसानी से वो फ्री फॉल हो सके किसमें, केविटी में, ठीक है ना। टर्बुलेंस को मिनिमम करना, ठीक है। ये सब काम है किसके, रनर के। अगर हम देखो इधर देखिए रनर, ये रहा रनर, ठीक है। तो यहाँ पे रनर की जो डिजाइन है कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए। एक तो पहला तो मैं आपको ये बता दूं, रनर जो होता है ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है, ट्रेपेजॉइडल शेप की इसकी डिजाइन होती है, ठीक है ना, है ना। ट्रेपेजॉइडल शेप की इसकी डिजाइन होती है, ठीक। अब ट्रेपेजॉइडल शेप की इसकी डिजाइन होती है रनर की, तो यहाँ पे हम देखिए, अगर मेटल जो है स्लैग, स्लैग इज ऑलवेज एट द अपर ऑफ द मोल्टन मेटल, और डिजाइन इस तरीके से रखते हैं जो इनगेट एरिया है कहाँ रहे, लोअर पोर्शन में, कहाँ पे, लोअर पोर्शन में, ड्रैग में, और जो ये है आपका रनर सेक्शन कहाँ पे रहे, कोक में। इस तरीके से डिजाइन रहती है, और इस तरीके से रहता है डिजाइन की जो आपका ये जो है ना, ये कहाँ पे, ड्रैग। तो जो आपका लाइट वेट इंप्योरिटीज है वो यहीं पे रह जाए इस सेक्शन में, ठीक है। केवल यहाँ पर क्या जाए, मोल्टन मेटल, प्योर मोल्टन मेटल, और जिसमें इंक्लूजन और स्लैग कम हो वो वाला मोल्टन मेटल, ठीक है ना। तो हमारा ये डिजाइन ऐसा होता है यहाँ पे कि ट्रोपोजाइटल शेप का होता है रनर, पहली चीज ये। दूसरा, ये जो कहाँ पे रहता है अकोमोडेटेड, कोक में रहता है, और जो इनगेट है वो कहाँ पे रहता है, ड्रैग में रहता है, ठीक है। और इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कि आपका ये थोड़ा सा नीचे रहता है ड्रैग में, तो ये जो मेटल है, लाइटर मेटल इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज और मेटल नीचे रहता है, लाइटर इंप्योरिटीज ऊपर रहती है, तो ये क्या है, यहाँ इस कॉर्नर में इकट्ठी होती जाती है, ठीक है ना। और रनर एक्सटेंशन के थ्रू हम इनको बाहर भी निकाल लेते हैं कभी कभार। तो ये मेनली यही है कि इसको रोकना, किसको, लाइटर इंप्योरिटीज ना जा पाए किसमें, केविटी में, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन रहना चाहिए। ट्रोपोजॉइडल शेप का रहता है रनर, है ना। गेट आपका ड्रैग में रहता है नीचे की साइड, जिससे कि लाइटर इंप्योरिटीज से स्ट्राइक होकर यहीं पर रह जाए और आपको मेल्टर मेटल यहाँ केविटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेना कॉन्ट्रैक्टा, है ना। वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में मैं पढ़ा था, क्या था वेना कॉन्ट्रैक्टा का फंक्शन। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या करता था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस कारण जो गैसेस इंट्रैप होने वाली है, वैक्यूम क्रिएटेड होने वाली है, उसको कम करना, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखना, है ना। ये देखिए, to ensure pressure inside a runner should be greater than the atmospheric pressure to avoid air aspiration effect, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, प्रेशर को हमेशा ज्यादा रखना किससे, एटमॉस्फेरिक से,
कम हो गया तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर विल एंट्रैप इनटू द मोल्टन मेटल और फाइनली क्या होगा, हमारी ये कास्टिंग। इसका क्या काम है, मैं अभी इसको बताया भी था इससे पहले, लाइटर एंड हैवियर इम्प्योरिटीज को रोकना। ठीक है, लाइटर और हैवियर इम्प्योरिटीज को रोकना। तो रडार में दो चीजें होंगी, एक तो हो गया वेनिया कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है ना, ठीक, वेना कॉन्ट्रैक्टा हो गया, वेना कॉन्ट्रैक्टा ये इस टाइप से, ठीक। दूसरा क्या हो गया, स्किम बॉक्स, जिसमें क्या आपकी लाइटर एंड हैवियर इम्प्योरिटी। इसके बाद आगे बढ़ा रनर, तो यहाँ पे आया गेट, ठीक है, इनगेट। The ingate leads to molten metal from the gating system to mold cavity. It allow molten metal quickly into the mold cavity. ठीक है ना, without losing the time, ये जल्दी से जल्दी जितना molten metal यहाँ फिल होगा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है, उतनी अच्छी आपको कास्टिंग मिलेगी, ठीक है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनगेट्स, आपके जो गेट्स होते हैं थ्री टाइप के होते हैं, और इनगेट ऐसा होना चाहिए कि ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं करे जब हम कास्टिंग निकालें, ठीक है ना, ब्रेक करें तो आसानी से ब्रेक होने दे, ठीक है ना, सॉलिडिफाई होने दे किसको, कास्टिंग को। ये गेट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी या फंक्शन है, इस तरीके से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये गेट है, गेट के टाइप, टॉप गेट, ठीक है ना, टॉप गेट के बाद ये पार्टिंग गेट के बाद आपका बॉटम गेट। उनमें डिफरेंस क्या है आप देखिए, टॉप गेट में क्या है, सजेस्टेड फॉर फेरस नॉट फॉर नॉन फेरस। ये किसके लिए सजेस्टेड किया जाता है टॉप गेट, फेरस मेटल के लिए। क्यों, क्योंकि इनका जो पोरिंग टाइम होता है या सॉलिडिफाई बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है ना, सॉलिडिफाई जल्दी होते हैं, ठीक। तो इस वाले में प्रॉब्लम क्या है इसमें, टॉप गेट में, टॉप गेट में क्या आप स्क्रू से डायरेक्ट मेटल इसमें पोर कर रहे हो, ठीक है ना, तो बहुत हैवी वेलोसिटी से आएगा तो टर्बुलेंस ज्यादा होता है, टर्बुलेंस ज्यादा होगा तो मे बी इरोजन के कारण कुछ इसमें सैंड पार्टिकल या क्रूजल्स आ जाए तो आपको जो कास्टिंग मिलेगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सजेस्टेड फॉर फेरस मेटल जो जल्दी सॉलिडिफाई होते हैं, बहुत जल्दी हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉप गेट जनरली फेरस के लिए यूज होता है। सिंपल कास्टिंग शेप के लिए यूज होता है, किसके लिए, सिंपल कास्टिंग शेप, सिंपल कास्टिंग शेप, सिंपल कास्टिंग शेप के लिए यूज होता है, ठीक है, टॉप गेट सिंपल कास्टिंग शेप। बॉटम के लिए मैं बात करूं, बॉटम, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी इरोजन, यहाँ इरोजन कम होता है, इरोजन लेस एज कंपेयर टू व्हाट, टॉप, यहाँ पे इरोजन कम होता है, लेकिन पोरिंग टाइम क्या है आपका, बढ़ जाएगा, है ना, है ना। सजेस्टेड फॉर नॉन फेरस, जो आसानी से हीट बहुत देर तक अपनी हीट को ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है ना, तो ये इसके लिए होता है, ठीक। यहाँ पे मेटल मेटल किसके पार्टिंग लाइन के अलोंग एंटर करते हैं, किसके अलोंग, पार्टिंग लाइन के अलोंग एंटर करते हैं, पार्टिंग लाइन, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पार्टिंग गेट, क्या बोला हमने, पार्टिंग गेट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होता है और कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिकल भी होता है ये, और इजीएस्ट टू मेक और कन्वीनियंट टू मेक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज यही वाला होता है। इसमें क्या आपको, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, टर्बुलेंस ज्यादा है, इरोजन ज्यादा है, तो आपको डिफेक्ट मिलते हैं कास्टिंग में, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईल्ड है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे पोरिंग टाइम ज्यादा लगेगा, इरोजन कम होगा, बस एक एडवांटेज ये है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिमम है, यहाँ पे सबसे ऑप्टिमम वेलोसिटी है ना, इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है ना, पार्टिंग लाइन के अलोंग ये फिल होता है, इजीएस्ट टू मेक, ये पार्टी, ये क्या बोलते हैं पार्टिंग गेट के एडवांटेज। के बाद अदर देन दिस एक और होता है स्टेप गेट, ठीक है ना, ये कब यूज होता है, जब हैवी कास्टिंग हो, इस तरीके का रहता है, जो आपकी बहुत हैवी कास्टिंग है ना, हैवी कास्टिंग, इसका जो गेट है, नंबर ऑफ गेट होते हैं, जो इसका जो गेट है ये, इसका जो एरिया है बढ़ता हुआ आएगा, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा और ज्यादा, इस तरीके से, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, ये बढ़ता हुआ आता है, ठीक है। पहली चीज तो ये हैवी कास्टिंग के लिए यूज होता है, हैवी कास्टिंग किसके लिए यूज होता है, हैवी कास्टिंग, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप गेट, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे गेट रहते हैं, स्टेप्स में आपका मटेरियल फ्लो होता है, और जो ये एरिया ये बढ़ते हुए आता है, ठीक है ना, यहाँ पे मटेरियल आया, वर्टिकल डायरेक्शन मटेरियल फ्लो, ये आपको टोटल जो गेट के टाइप थे वो हमने देखे। राइजर, मेटल इन द राइजर शुड सॉलिडिफाई इन द एंड, ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो राइजर की प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, राइजर प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए, पहला तो
राइजर का फंक्शन क्या है कि जो अलाउंसेज होते हैं, जो श्रिंकेज होते हैं, उनको मेंटेन करना, मटेरियल की जो कमी है उसको प्रोवाइड कराना। तो एक चीज तो क्लियर है, जब यहाँ पे मटेरियल सॉलिडिफाई हो रहा होगा केविटी, मान लो ये राइजर है, तो राइजर लास्ट में सॉलिडिफाई हो, पता चल ये पहले सॉलिडिफाई हो गया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इनसाइड द मोल्ड केविटी वो फिल नहीं हो पाएगी, ये लास्ट में सॉलिडिफाई हो, ठीक है ना। और जो सफिशिएंट जो मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट को हमेशा फुलफिल करता रहे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज अलाउंस या श्रिंकेज के कारण। metal in the rise should solidify in the end, हम देखिए riser volume should sufficient for compensating the shrinkage in the casting, ठीक है ना। श्रिंकेज जो हो रहा है कास्टिंग में उसको मटेरियल प्रोवाइड करा पाए, है ना। हायर द राइजर वॉल्यूम लोअर द कास्टिंग यील्ड, इसका वॉल्यूम जितना ज्यादा रखोगे उतना मटेरियल आपका वेस्ट होगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम कम से कम रहना चाहिए कास्टिंग यील्ड को अगर हमको बढ़ाना है। बिकम वेरी अनकॉन्फिडेंट, इट बिकम्स वेरी, जब कास्टिंग यील्ड आपकी ज्यादा होगी तो मटेरियल लॉस वेस्ट ज्यादा होगा, वेस्ट ज्यादा होगा तो इट विल बिकम अनइकोनॉमिकल। चिल्स, चिल्स का क्या कंसेप्ट, टू प्रोवाइड प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन के लिए हम चिल्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ सॉलिडिफिकेशन, जैसे नॉर्मल केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पे कहीं श्रिंकेज केविटीज विल फॉर्म इफ सॉलिडिफिकेशन इज नॉट प्रॉपर। अगर हम चिल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे यहाँ देखिए चिल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक, चिल यहाँ पे लगा दिया तो सॉलिडिफिकेशन विल प्रॉपर, है ना। चिल का काम क्या है, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन मेंटेन रखना, ठीक है ना, और श्रिंकेज कैविटीज को कम करना, है ना, कूलिंग रेट को बढ़ा देता है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे या हार्ड स्पॉट मिलते हैं ना, हार्ड स्पॉट मिलता है, तो हार्ड स्पॉट जब मिलेगा तो फिर मशीनिंग से उसको हटाना पड़ता है, ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पज ऑफ स्क्रू इन द कास्टिंग मोल्ड इज, तो क्या प्राइमरी पर्पज है, ठीक है ना। तो पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, ये बता चुका हूँ पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल गेज सिस्टम, की क्या रिक्वायरमेंट है ये भी बता चुका, डिस्कस कर चुके हैं हम। तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, गेटिंग सिस्टम डिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिजाइन पे अभी मैंने देखो अभी तक क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, गेटिंग सिस्टम, अब किस पे आगे में डिजाइन। तो डिजाइन का एक तरीका है, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी डिजाइन करेंगे, डिजाइन का एक तरीका है। तो डिजाइन का जो स्टेप्स है, लॉजिकल स्टेप्स है या लॉजिकल अप्रोच जो है वो क्या है कि पहला, एस्टिमेशन ऑफ ऑप्टिमम पोरिंग टाइम, कि ऑप्टिमम पोरिंग टाइम निकालना, है ना, ऑप्टिमम पोरिंग टाइम निकालना, ये सबसे पहली स्टेप है, ठीक है। कितने टाइम में वो केविटी को फुल कर पा रहा है, मोल्ड केविटी फुल हो रही है, फिल हो रही है, ठीक है ना, ये निकालना। दूसरा, स्क्रू चौक एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है, क्योंकि पोर कर दिया हमने मोल्टर मेटल, सबसे पहले कहा जाता है स्क्रू, है ना, तो स्क्रू और चौक एरिया हम निकालते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गेटिंग रेशियो, गेटिंग रेशियो को हमको पता करना। सिलेक्शन ऑफ गेटिंग टाइप एंड इनगेट लोकेशन, कहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके से, कितने टाइप की है, सिलेक्शन ऑफ गेटिंग टाइप और उसकी डिजाइन, ठीक है। इसके बाद रनर और रनर की और इनगेट की डिजाइन। तो एक प्रॉपर एक मेथड है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द गेटिंग सिस्टम डिजाइन, पहले हम एक चीज समझ लें, हम दो इक्वेशंस में यहाँ पे काम करेंगे जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम H प्लस पी डब्ल्यू, ये बहुत जगह में लगाऊंगा तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, कांस्टेंट, ये हम यूज करेंगे काफी। और दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो रेट हमारा जो है मेंटेन रहना चाहिए थ्रू अलोंग द गेटिंग सिस्टम, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत जरूरी है। एनर्जी बैलेंस रहना चाहिए, बर्नौली थ्योरम इसलिए जरूरी है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है, फ्लो रेट शुड बी यूनिफॉर्म, ये दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे। मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है, ये इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं काफी जगह, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशन है। तो चूंकि मोल्टन मेटल इज इन मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ऑप्टिमम पोरिंग टाइम, इसका एस्टिमेट करना, किसको, पोरिंग टाइम निकालना, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले डेफिनेशन, पोरिंग टाइम होता क्या है, व्हाट इज पोरिंग टाइम, पोरिंग टाइम क्या है, the time required to complete, time required to complete, time required to complete filling of a mold is called as pouring time। ये चीज याद रखना कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है टू फिल कंप्लीट फिल द मोल्ड इज कॉल्ड एज pouring टाइम। pouring टाइम क्लियर है ना, pouring टाइम। इसके बाद कुछ इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा होना चाहिए टाइम में, देखते हैं। अगर आप
का पोरिंग टाइम पीटी, मैं इसको पीटी से नोट कर रहा हूँ, पोरिंग टाइम आपका अगर ज्यादा होता है, पोरिंग टाइम अगर आपका ज्यादा होता है, इट इट रिक्वायर्स क्या, टेम्परेचर हाई होगा लो होगा, हाई टेम्परेचर, इट्स रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। जब पोरिंग टाइम आपका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपका हाई टेम्परेचर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वोल्टर मेटल को वोल्टर स्टेट में रखना है, ये सॉलिडिफाई नहीं हो पाए। तो जब आप हाई पोरिंग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी किसके, मोल्टन मेटल के, फाइनली हमको क्या मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा, है ना। तो गैस डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जब आपका पोरिंग टाइम बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन पोरिंग टाइम इज टू लेस, मैं बात कर रहा हूँ टू हाई, है ना, इधर याद रखना, टू हाई की केस में बात कर रहा हूँ। व्हेन पोरिंग टाइम इज टू लेस, बहुत कम होगा तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमको जब ये बहुत कम होगा पोरिंग टाइम तो हाई स्पीड रखना पड़ेगी जिससे कि वो जल्दी से जल्दी फिल हो जाए। जब हाई स्पीड रखोगे तो टर्बुलेंस बढ़ेगा, इनसाइड द गेटिंग सिस्टम टर्बुलेंस बढ़ेगा तो क्या, इरोजन बढ़ेगा, इरोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका कास्टिंग में डिफेक्ट बढ़ेगा। एक चीज तो यहाँ समझ में आ गई कि हमको ना तो टू हाई रखना है, ना हमको टू लो रखना है, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम पोरिंग टाइम हमको हमेशा डिजायर्ड रहता है, ठीक है ना। पोरिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, बिल्कुल करेगा, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्टिंग इस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, और सेक्शन थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, सेक्शन थिकनेस पे बिल्कुल करेगा। जैसे मटेरियल की मैं बात करूं तो फेरस मटेरियल क्या है, बहुत जल्दी हीट को रिलीज करते हैं थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो बहुत जल्दी क्या होता है, ये सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है। तो पोरिंग टाइम डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना, ठीक है ना। पोरिंग टाइम कितना होना चाहिए, जब ये इसका फेरस अगर मटेरियल होगा तो बहुत जल्दी हीट रिलीज करता है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होगा, तो टाइम कम होना चाहिए, तो ये, और नॉन फेरस हुआ तो क्या होगा, ये हीट थोड़ा कम रिलीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ क्या है, पोरिंग टाइम आपका आप बढ़ा सकते हो। तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्टिंग, अगर थिन सेक्शन है तो वो आसानी से फिल नहीं हो पाता, तो थोड़ा उस केस में हमको क्या है, पोरिंग टाइम बढ़ता है। तो पोरिंग टाइम मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, पोरिंग टाइम इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्टिंग एंड सेक्शन थिकनेस ऑल्सो, ठीक है ना, ठीक है। नॉन फेरस है तो लूज हीट स्लोली, ठीक है, लॉन्गर पोरिंग टाइम, तो ये सब चीजें हैं, हम इससे समझ सकते हैं, तो ये इसका फिनोमेना है पोरिंग टाइम, ठीक। अब इसको थोड़ा और देखते हैं कि इसमें पोरिंग टाइम, पोरिंग टाइम इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, एक स्टैंडर्ड इसके फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के लिए पोरिंग टाइम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पोरिंग टाइम की, अगर मैं बात करूँ पोरिंग टाइम फॉर ग्रे कास्ट आयरन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ग्रे कास्ट आयरन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो के 1.41 प्लस P अपॉन 14.59 इंटू डब्ल्यू, और ये किसमें मिलेगा, पोरिंग टाइम सेकेंड्स में। तो यहाँ पे के क्या है, के की मैं बात करूँ फ्लूडिटी, के इक्वल टू फ्लूडिटी ऑफ आयरन, ऑफ आयरन इन इंचेज, है ना। ये हम कास्टिंग के केस में मैंने आपको फ्लूडिटी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया, अगर आपको नहीं पता पहला लेक्चर देखिए प्लीज, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इन इंचेज में आप फ्लूडिटी निकालोगे, के हो गया ना अपॉन 40, ये इसका के की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, टी क्या है, एवरेज सेक्शन थिकनेस, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, मास, ठीक है ना, मास ऑफ कास्टिंग, ठीक है ना, इन केजी, ये चीज याद रखना, इन केजी, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ग्रे कास्ट आयरन के लिए है, तो यहाँ से आप पोरिंग टाइम पूछा गया तो आपको ये सब पैरामीटर गिवन रहेंगे, आप इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, स्टील है तो उसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है मैंने, सॉल्व करिए इसको। कैलकुलेट द ऑप्टिंग पोरिंग टाइम, पोरिंग टाइम निकालना फॉर ए कास्टिंग whose mass is 20 kg, मास गिवन है आपको, डब्ल्यू गिवन है, ठीक है, डब्ल्यू गिवन है।
ठीक। एवरेज सेक्शन थिकनेस आपको गिवन है ना, तो आपको टी गिवन है कितना 15 mm। ठीक है, टी आपको निकालना है। ठीक, फ्लूइडिटी ऑफ आयरन कितने के लिए निकालना है, 28 इंचेस के लिए। तो यहाँ पे आप इजीली 28/50 से आपको क्या मिल जाएगा, की वैल्यू। तो आप इसमें पुटअप करोगे तो टाइम आपको मिल जाएगा लगभग 7.63। सॉल्व करके देखना आप, है ना। लेकिन इसमें स्टील का और पूछा है फ्रेंड्स, स्टील का और पूछा है। तो स्टील के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2.435 माइनस 0.3953 लॉग ऑफ डब्ल्यू, है ना। इसको पूरा ब्रैकेट के अंदर 1, इसके बाद डब्ल्यू, और टाइम है ना, फॉरिंग टाइम फॉर स्टील इज ठीक, क्लियर। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा ये। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो लगभग आएगा 8.5 समथिंग। कैलकुलेट करना, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्क्रू डिजाइन। तो स्क्रू से हमने स्टार्ट क्यों किया स्क्रू डिजाइन, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्चुअल एक वो बताया था, फ्लो चार्ट किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एस्टिमेशन ऑप्टिमम कोरिंग टाइम मैंने आपको अभी जस्ट बताया कैसे एस्टिमेट करते हैं। फिर इसका कैलकुलेशन ऑफ स्क्रू एंड चोक एरिया। भाई स्क्रू, क्योंकि कोरिंग बेसिन के बाद सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है किसको, मोल्टन मेटल को, वो क्या है, स्क्रू। तो हम स्क्रू से स्टार्ट करते हैं ना, स्क्रू के क्या डायमेंशन होना चाहिए, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या शेप होना चाहिए, तो ये सब स्क्रू डिजाइन में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था बर्नौली इक्वेशन रेगुलरली यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे मोल्टन मेटल से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद और कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो दो इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने कोरिंग टाइम जब कैलकुलेट कर लिया, अब इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। कोरिंग टाइम कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेज है स्क्रू डिजाइन। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंट्रोल मोल्टन मेटल फ्लो इन द केविटी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, अच्छे डेप्थ में पढ़ा है हमने, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्क्रू डिजाइन की मैं देखूं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट 2 दिख रहा है और पॉइंट 3, दो पॉइंट के बीच में जो ये है, जो फनल से चैनल है, इसको स्क्रू बोलते हैं। इसकी हाइट H2 है, टोटल हाइट हमारी क्या है HT है। और हाइट जो HC है वो किसकी हाइट है, पोरिन बेसिन की हाइट है, ठीक है ना। चीज क्लियर है। अब यहाँ पे P2 प्लस रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस HS इक्वल टू दिस। HS क्या है, हाइट ऑफ डेटम का है फ्रेंड्स अपना, ये डेटम लाइन है, ठीक है। ये डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन। डेटम लाइन के अलॉन्ग में बात करूं आपका P3 will be 0 and S3 will be, yes, they along with datum pressure and S3 will be 0, ठीक है, सिंपल सा। अब मैं आपको सिंपल से कंसेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर आपका P3 0 हो गया S3 0, तो यहाँ पे ये आपने पुटअप के 0, ठीक है। और ये डेटम लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी V3 को कैसे पता करनी होगी, √2GST, है ना। तो आगे देखेंगे हम ये सब। तो आप पहले ये देखिए बर्नौली इक्वेशन से मैंने क्या किया कि जो डेटम, पहले डेटम देखोगे, डेटम क्या है S3, ठीक है। H2 आपकी स्क्रू हाइट है, ठीक है ना। HT आपकी टोटल हाइट है, ठीक है। और SC आपकी पोरिंग बेसिन हाइट है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो S3 और हमारा सेक्शन 3 के अलावा HT and P3 विल बी 0 बिकॉज इट इज डेटम, है ना, डेटम। H यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े हम, तो जब ये P3 0 S3 0, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, P3 0 S3 0, तो P2 कुछ P2 सॉरी 2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HS इक्वल टू V3 स्क्वायर बाई। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये इक्वेशन बनेगी हमारी, अगर मैं बात करूं बर्नौली बिटवीन द बर्नौली इक्वेशन लगाई किन दो पॉइंट मैंने 2 और 3 के बीच में, तो ये डेटम था S3 पॉइंट, तो P3 S3 विल बी 0, ठीक है। यहाँ के बाद हमको ये मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज 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 A2 इक्वल टू A3, है ना, मैं अभी बस मान के चला हूँ A3 इक्वल टू A3, तो V3 विल बी इक्वल टू ऑल्सो V3 इक्वल टू V3 इक्वल टू V2, ये इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से मैं बात करूँ फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए, अगर आपके एरिया इक्वल है तो इक्वल होगा, ठीक है ना। ये 3 है ना। अभी मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ऐसा सेप
है ना, फनल शेप नहीं, सिंपल सा सर्कुलर शेप है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप। तो आपका हुआ क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जब एच एस इधर जाएगा, है ना, माइनस में मिलेगा, मैं बोल सकता हूँ निगेटिव। जब निगेटिव प्रेशर मिलेगा तो क्या होगा, निगेटिव प्रेशर मीन्स वैक्यूम, और निगेटिव प्रेशर इनसाइड द स्क्रू मीन्स क्या है, यहाँ पे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज। इस चीज को हमको अवॉइड करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ थ्योरी से भी ये चीज क्लियर हो रही है। तो आपका जो एरिया है कैसा होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। कैसा सेम होगा तो हमेशा ये क्या करेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा या निगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा इन द स्क्रू, और फाइनली क्या, एयर विल इंट्रैप इनसाइड द स्क्रू, है ना। तो ये क्या है, फाइनली हमको एयर एस्पिरेशन इफेक्ट बढ़ाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ से प्रूफ हो रही है, ठीक। तो हमारा जो जो ये है स्क्रू साइज कैसा होता है, स्क्रू साइज हमारा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा स्क्रू होना चाहिए, ठीक है ना, डाइवर्जिंग सेक्शन फनल शेप, जिससे क्या है वेलोसिटी बढ़े तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटे, है ना, तो मेंटेन द फ्लो, और आपका एयर एस्पिरेशन इफेक्ट घटे, ठीक है ना। तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है A2 V2, दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाता हूँ 2 और 3 के बीच में, क्या होगा, A2 V2 इक्वल टू A3 V3। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये, तो V2 हम कैसे निकाल सकते हैं, V2 कैसे, हमको हाइट पता है V2 में, ये पता है, डेटम लाइन ये है, डेटम लाइन से ये 3 पॉइंट पे हाइट कितनी होगी 2GST, वेलोसिटी हमारी ये होगी, बिल्कुल होगी, और एट पॉइंट 2 वेलोसिटी क्या होगी 2GSC, फिर SC इज फोरेन बेसिक हाइट, ठीक है यार। यहाँ से ये हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, यहाँ से ये बन गया, ठीक है ना। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है कि आइडियल शेप ऑफ द स्क्रू इज पैराबोलिक। फ्रेंड, आइडियल शेप कैसा होना चाहिए स्क्रू का, टेपर्ड भी नहीं, क्या होना चाहिए, पैराबोलिक लाइक दिस। अगर हमको एयर एस्पिरेशन इफेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, या परफेक्ट डिजाइन की बात करें हम, लेकिन इट इज वेरी अनकन्वीनियंट टू मेक, ऐसे साइज हम बना नहीं सकते आसानी से, दूसरा अनइकोनॉमिकल भी रहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ना बनाते हुए कैसा शेप बनाते हैं, सिंपल टेपर्ड पैराबोलिक शेप आइडियल केस में होना चाहिए, बट ये इसकी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, अनइकोनॉमिकल भी है और कन्वीनियंट भी नहीं है, तो इसलिए हम टेपर्ड शेप बनाते हैं, ठीक है ना। वो चीज यहाँ से प्रूफ हो रही है कि शेप कैसा होना चाहिए पैराबोलिक। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा एलाबोरेट डायग्राम है, ये आइडियल शेप हमारा ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम कैसा रखते हैं ऐसा, ठीक है ना, क्यों रखते हैं, जिससे कि हमारा कन्वीनियंट डिजाइन हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ना हो चीजें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए, अगर हम स्ट्रेट स्क्रू लेते हैं तो क्या रहेगा, एक पॉइंट पे मेटल जो है इसका कांटेक्ट छोड़ देगा वॉल्स का, और फाइनली यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मिलेगा एंड एयर विल इंट्रैप इनसाइड द cavity या entrapped inside the screw, और finally this air will dissolve in the molten metal, ठीक है ना, जो हमको फाइनली कास्टिंग में दिखेगी टेपर्ड, ठीक है ना। टेपर्ड होगा तो आसानी से हमारा फ्लो मेंटेन रहेगा और हमें एयर इफेक्ट कम मिलेगा। फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करके देखिए, पहले पढ़िए। एक 200 mm long down screw has an area of cross section of 650 mm square, डाउन स्क्रू एरिया क्रॉस सेक्शन 650 mm स्क्वायर यहाँ गिवन है आपको, इसकी लेंथ 200 mm गिवन है, ठीक है। मोल्टन मेटल क्यू कितना 6.5 इंटू 10 टू पावर 5 मीट mm³ पर सेकेंड, ये गिवन है फ्रेंड्स, है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी लगा दोगे आप along the this cross section and this, ये पूछा गया आपको, consider the end of down screw to be open to atmosphere acceleration due to gravity, आपको G भी given है 10 to power 4 mm per second square। यूनिट देखिए, यूनिट का विशेषकर ध्यान रखिए। एरिया ऑफ द डाउन स्क्रू mm at this end, आपको ये एरिया पूछा है, वेरी इजी टू कैलकुलेट, ये एरिया पूछा है, ठीक है आपको। अब आपको डाउन स्क्रू हैज एन एरिया दे दिया है, कोरिन बेसिन की क्या आपको हाइट कुछ गिवन नहीं है, तो इसको निगलेक्ट करके चलोगे, ठीक है ना। बस आप इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, आपको आंसर मिला। इसको सॉल्व करके देखिए आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए उधर ही, ठीक है ना।
प्लीज सॉल्व करके देखिए, एक बार पढ़िए आप, ठीक है। बाकी का जितने भी न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल जो गेट ईएससी में आया, मैं इस लेक्चर के एंड में, कास्टिंग के एंड में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। Thank you very much, friends. Subscribe on Academy Learning app and put my code GSUS for subscription. Hit the bell icon for notification. Thank you very much.